प्यारे बच्चों, वन और वन्यजीव संसाधन पाठ के अंतर्गत हम वन संसाधन क्या है, वन एवं वन जीव जातियों का वर्गीकरण तथा वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के विभिन्न कारणों का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम वन एवं वन्य जीव के पाठ के अंतर्गत वन संसाधनों के विभिन्न प्रकार और वितरण तथा वन रक्षण के लिए समुदाय की भूमिका का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। भिन्न भिन्न जलवायु दशाओं के कारण देश के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों में वनस्पति प्रजातियों में भिन्नता देखने को मिलती है। वनों को मुख्य रूप से दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला तो है सरकारी नियंत्रण की दृष्टि से एवं दूसरा जलवायु दशाओं की भिन्नता के आधार पर। सरकारी तौर पर नियंत्रण की दृष्टि से भारतीय वनों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, जिसको कि हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि देश में 24.16% भाग पर है। दूसरा है रक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो कि 21.34% पार्ट पर है। और तीसरा है अवर्गीकृत वन या अदर्स फॉरेस्ट। सरकारी तौर पर नियंत्रण की दृष्टि से वनों का जो वर्गीकरण किया गया है उसको भारत के मानचित्र पर आकर के हम लोग समझते हैं। सबसे पहले भारत का मानचित्र का हम एक खाका खींचेंगे और इस भारत के मानचित्र के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर कि भारतीय वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये भारत का मानचित्र है। इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि आरक्षित वन, रक्षित वन और जो अन्य वन है वह किन किन प्रदेशों में पाए जाते हैं। यह आप जानते हैं हमारे भारत का ऊपरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर का एरिया है। इस क्षेत्र में और मध्य भारत का एक पूरा भाग, यहां पर कर्नाटक के भाग को छोड़ करके संपूर्ण भारत का पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये आरक्षित वनों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमने आपको पहले बताया था। आरक्षित वनों की श्रेणी में आपका जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र का भाग, मध्य प्रदेश का भाग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये सभी पास आते हैं। तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र आपका, यहां हम इसको यह आपके आरक्षित वनों के अंतर्गत का क्षेत्र है, आरक्षित वन का क्षेत्र। इसके अलावा यहां भी आपका उत्तराखंड में भी आरक्षित वनों का क्षेत्र है। इसके अलावा यहां जो पार्ट जो पड़ा हुआ है और गुजरात के पार्ट को थोड़ा सा छोड़ दें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का यह जो क्षेत्र है इसको हम इस चिन्ह से दिखाते हैं। और बिहार का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़ का भाग, उड़ीसा का, तो बच्चों यह जो क्षेत्र हमने अभी आपको दर्शाया है प्लस के साइन से, यह सभी भारत में रक्षित वन के क्षेत्र हैं। भारत के इस भूभाग में रक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा आप जो देख रहे हैं
यहाँ महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, कर्नाटक का भाग और केरल का भाग और गुजरात का, उत्तर प्रदेश का भाग और पूर्वोत्तर राज्य, यह जो भी क्षेत्र हैं ये अन्य या अवर्गीकृत या अन्य वन क्षेत्रों में आते हैं। अन्य वन क्षेत्र। तो बच्चों जो अभी आपने देखा यह भारत का सरकारी आंकड़े के आधार पर वनों का वर्गीकरण। सरकारी वनों का जो वर्गीकरण आप लोगों ने देखा है, यह सरकारी नियंत्रण की दृष्टि से वनों का प्रकार है, जिसमें आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो रक्षित वन और अवर्गीकृत वन यह सरकारी नियंत्रण में रहते हैं। आरक्षित वन देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वर्गों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरा जो रक्षित वन है, ये वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन के अंतर्गत आता है। तो जो 1/3 हिस्सा देश का कुल रक्षित वनों के अंतर्गत है, और इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की आवश्यकता आज भारत में देखी जा रही है। और तीसरा जो अवर्गीकृत क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, ये अवर्गीकृत वन है। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार या व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में है, वह अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आती है। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र होते हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के वन क्षेत्र का लगभग 75% है। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र भी है। कुल वनों में से एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान के कुल भागों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन के अंतर्गत या स्थानीय समुदाय के प्रबंधन के अंतर्गत। बच्चों, वनस्पति के प्रकारों और जलवायु दिशाओं की भिन्नता के आधार पर वनस्पति या वनों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और बेलांचली या अनूप वन या सुंदर वन या मैंग्रोव वन। इसके कई नाम हैं, इनकी क्या क्या विशेषता है, क्रम से अभी इसका सबका अध्ययन करेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन को मुख्य रूप से हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला सदाबहार वन है और दूसरा अर्ध सदाबहार वन। सदाबहार वन इनकी जलवायु क्षेत्रों की अगर बात करें तो इन वनों का विकास मुख्य रूप से उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में हुआ है। उष्ण से तात्पर्य होता है जहां पर की टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, और आर्द्र जहां बरसात अधिक होती है, यहाँ जहां बरसात की अधिकता है। तो मुख्य रूप से 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्षेत्रीय वितरण की बात करें तो पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनकी जो मुख्य प्रजातियां हैं उसमें रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, आर्किडस और फर्न मुख्य रूप से ये वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं। दूसरी ये विशिष्टताओं की यदि बात करें कि उष्णकटिबंधीय वनों में जो सदाबहार वन है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये वन बहुत सघन होते हैं। इन वनों की ऊंचाई जो है वो काफी ऊंची होती है। सबसे नीचे इनकी झाड़ियां पाई जाती हैं। इसमें ऊपर कम ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं। सबसे ऊपरी हिस्से में लंबे पेड़ होते हैं। इनमें पाई जाने वाली जो वनस्पति है ये साल भर हरी रहती है और झड़ने वाली अलग अलग प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत अर्ध सदाबहार वन।
जिन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उन्हीं के अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में आर्द्र पर्णपाती वन भी मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वन के मिश्रण से अर्ध सदाबहार वन बनते हैं। इनका जो मुख्य वृक्ष है वह है साइडर, होलक और कैल। इसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण है वनों का वह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में पतझड़ वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये वन मानसून के मौसम में हरे भरे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। 270 से लेकर के 200 सेंटीमीटर जहां वार्षिक वर्षा होती है, ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों को आर्द्र और शुष्क पतझड़ वन भी कहा जाता है। यह दो भागों में विभाजित है। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वनों की अगर वितरण की बात करें तो पूर्वी राज्यों में हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों में उड़ीसा। इनकी जो उपयुक्त जलवायु है वह 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दूसरा जो शुष्क पर्णपाती वन है, ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले भागों में उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो उपयुक्त जलवायु है 70 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा इन क्षेत्रों में होती है। इनके जो मुख्य वृक्ष हैं तेंदू, प्लास, अमलतास, बेल, खैर, धावड़ा आदि। तो बच्चों आपने देखा होगा कि अपना जो क्षेत्र है वो शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आता है। आपने अपने आसपास तेंदू पत्ता, पलास और अमलतास के पेड़ अवश्य देखे। तीसरा जो वनों का प्रकार है वह है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इनका जो वितरण क्षेत्र है वो दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश का अर्धशुष्क क्षेत्र। इनकी जलवायु जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, अर्थात जहां पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। इनकी जो मुख्य प्रजातियां हैं वह बबूल, खैर, खजूर, कांटेदार झाड़ियां, कम ऊंचाई के वृक्षों वाली लंबी घासें। तो बच्चों अपना जो उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है वह भी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के अंतर्गत कुछ क्षेत्र इसका आता है। अगला जो वनों का प्रकार है वह है पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों में वनस्पतियों की बहुत विभिन्नता देखने को मिलती है। पर्वतों की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। क्षेत्रीय आधार पर पर्वतीय वन अलग अलग होते हैं। पहला उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाए जा रहे हैं वो उत्तरी पर्वतीय वन है और दक्षिणी पर्वतीय भागों में दक्षिणी पर्वतीय वन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उत्तरी पर्वतीय वन की। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वतों में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा वन तक पाए जाते हैं। हिमालय की तलहटी में पतझड़ वन पाए जाते हैं और 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। पूर्वी भारत, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल के ऊंचे पहाड़ों में ओक, चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में 1500 से लेकर के 1750 मीटर की ऊंचाई तक चीड़ वन भी मिलते हैं। पश्चिमी हिमालय में मजबूत लकड़ी वाले देवदार वृक्ष, चिनार और बारल लकड़ियां कश्मीर में हस्तशिल्प के लिए इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में जो बारल लकड़ियां मिलती हैं उसका हस्तशिल्प में बहुत उपयोग होता है। हस्तशिल्प के माध्यम से लकड़ी की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा 2225 से लेकर के 3048 मीटर पर ब्लू पाइन और स्प्रूस या रई जिसे कहते हैं उसके वृक्ष पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी मिलती है। 3000 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्फर, जूनिफर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रन आदि पेड़ मिलते हैं। हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ वनस्पतियों की अधिकता है। अधिक ऊंचाई पर मास व लाइकेन जैसे टुंड्रा वनस्पति भी पाई जाती है।
पर्वतीय वनों के अंतर्गत ही है दक्षिणी पर्वतीय वन, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी की श्रृंखलाओं में ये वन मिलते हैं। यहाँ ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। इसमें प्रमुख है लैरल, सिनकोना और बैटल के वृक्ष। यह वृक्ष जो भी है बहुत ही महत्व के हैं, इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। सतपड़ा और मैकाल श्रेणी में ये वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा जो वनों का अगला प्रकार है, वनस्पति का जो अगला प्रकार है वह है अनूप वन या मैंग्रोव वन। भारत में 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन फैले हुए हैं, जिसमें सुंदरबन डेल्टा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसको मैंग्रोव वन, अनूप वन या डेल्टाई वन भी कहते हैं। मैंग्रोव एक्चुअली ऐसे तटीय क्षेत्र होते हैं जहां नदियों का पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है और वहां अर्ध खारे जल में विकसित होने वाली इकाइयों में मैंग्रोव वनों की अधिकाधिक या वहां पे बहुतायत पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन आपने समझा कहाँ पाए जाते हैं, अनूप वन मैंग्रोव वन को कहते हैं। तो वनों का ये संपूर्ण प्रकार आपने देखा कि वनों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो हमने अध्ययन किया था वह सरकारी आंकड़ों के आधार पर वनों का 3 भाग थे। दूसरा, जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया। अब जो हमें अध्ययन करना है इस पाठ में वह है वन संरक्षण के लिए समुदाय की मुख्य भूमिका क्या है। तो आइए बच्चों देखते हैं वन संरक्षण में समुदाय की मुख्य भूमिका। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। सदियों से मानव प्रजाति का वन आवास रहे हैं। हमारे देश में समुदाय के द्वारा कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने वन संरक्षण में अपना योगदान दिया। उसमें सर्वप्रमुख है सरिस्का बांध परियोजना। सरिस्का बांध परियोजना में खनन बंद करवाने के लिए राजस्थान के गांव के लोगों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां खनन कार्य को किसी भी प्रकार से होने से रोका। गांव के लोगों ने भरपूर कोशिश की ताकि सरिस्का बांध रिजर्व योजना के यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी खनन कार्य ना हो सके। तो खनन कार्य रोकने से वहां के जो भी जीव जंतु थे उनकी आवास की रक्षा हुई और उनका रक्षण हो पाया। तो सरिस्का बांध परियोजना हमारे इस वन संरक्षण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकब सेंचुरी घोषित कर दी है, जिससे अपने नियम कानून उन्होंने बनाए। वहां शिकार वर्जित कर दिया गया है तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ वहां पे पूर्णतया वर्जित है, बंद कर दी गई है। तो राजस्थान का बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है भैरवदेव डाकब सेंचुरी में, जहां पर कि किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना मना है। इसके अलावा दूसरा है चिपको आंदोलन। हिमालय के कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चिपको आंदोलन ने सिर्फ यह नहीं दिखाया कि हम वनों की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि वनों के उपयोग से कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है, किसी की जीविका को भी चलाया जा सकता है। इस आंदोलन में महिलाएं और पुरुष पेड़ से लिपट करके पेड़ों की रक्षा करते थे। आज से करीब 45 साल पहले उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत करने का जो मुख्य सूत्रधार है वह है चंडी प्रसाद भट्ट जी और गौरव देवी जी। आगे चिपको आंदोलन को भारतवर्ष में सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको आगे बढ़ाया और चिपको आंदोलन भारतवर्ष में वन संरक्षण के लिए समुदाय की ओर से किया गया बहुत ही सफल और सबसे बड़ा प्रयास रहा है। वन संरक्षण को बचाने के लिए जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है वो टिहरी के किसानों के द्वारा किया गया था। टिहरी के किसानों के द्वारा बीज संरक्षण या बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इन्होंने यह बताया था कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी अच्छी कृषि की जा सकती है, सफल कृषि की जा सकती है और एक व्यवसाय कृषि की जा सकती है। तो टिहरी का जो बीज बचाओ आंदोलन था वह भी बहुत ही कारगर रहा है वन संरक्षण को बचाने के लिए, हमारी भूमि को बचाने के लिए। इसके अलावा जो चौथा है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 ईस्वी में की गई थी। इसके तहत सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में वन संरक्षण को बचाने के लिए समुदाय की सहभागिता ली गई है और सरकार और समुदाय के लोगों ने मिलकर के वन संरक्षण कार्यक्रम के नियम बनाए और वनों में होने वाली कटाई का पुरजोर विरोध किया, जिससे वहां पर वनों की कटाई रोकी गई और वनों की कटाई रोकने में काफी हद तक सफल भी रहे। सबसे बड़ा लाभ इस आंदोलन के द्वारा लोगों को भी हुआ। उनको जो गैर इमारती लकड़ी थी या गैर इमारती जो वन थे, उन लकड़ी को उनको उपयोग करने के लिए दिया गया और इस वजह से यह आंदोलन अत्यधिक सफल भी रहा। इसके अलावा भारत के सबसे अधिक जो वन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है या जिसने भारत में वन संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वह है हमारे देश के रीति रिवाज। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के जनजातीय समूहों मुख्य रूप से वनों की पूजा अर्चना करते हैं, वनों में उनका निवास रहता है और वनों को ही पवित्र मान करके, उनको देवी देवता मान करके उनका स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिससे उनका संरक्षण होता है। और इस प्रकार से वो वनों में ना तो किसी को आने देते हैं और ना ही वन में किसी प्रकार का कोई क्षण हो पाता है, ना किसी जीव जंतु को वहां मारने की इजाजत होती है और ना ही वह पेड़ पौधों को काटते हैं। इसके अलावा कुछ समाज ऐसे भी हैं जो विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से करते हुए चले आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के में जो मुंडा जाति है, मुंडा समाज, मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियां हैं वो शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। तुलसी, पीपल और बट वृक्ष की पूजा संपूर्ण भारत में की जाती है। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति और प्रकृति कृतियों को संरक्षित करने के लिए पारंपरिक तरीके रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में ऐसे कई देवी देवता हैं जिनका वाहन पशु या पक्षी रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, शिव का वाहन नंदी है अर्थात बैल, उसकी पूजा की जाती है। विष्णु का वाहन गरुड़ है, माँ दुर्गा का वाहन शेर है। तो कहीं ना कहीं इन रीति रिवाजों या धार्मिक मान्यताओं से पशु पक्षियों वन्य जीवों का रक्षण होता है, उनकी रक्षा की जाती है, उनको लोग नहीं मारते हैं। इसके अलावा राजस्थान की बिश्नोई जाति के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि वहाँ हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोर बहुतायत पाए जाते हैं। उसका मुख्य कारण है कि वहाँ पर इनको संरक्षण प्रदान है, वहाँ पर इनकी पूजा की जाती है और सभी लोग उन्हीं के साथ में वहाँ रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रीति रिवाज जो हैं वो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, अभी तक जो हमने अध्ययन इस पाठ के बारे में किया है कि समुदाय की वन संरक्षण में क्या भूमिका है, वनों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। आपने वनों के दो प्रकार हमने आपको बताए हैं। एक तो स्वामित्व के आधार पर है, गवर्नमेंट का, जहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, गवर्नमेंट ने वनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है, उसका अध्ययन हम लोगों ने किया। इसके अलावा जलवायु के आधार पर वनों का जो वर्गीकरण था उसका हमने अध्ययन किया है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनका जवाब आप लोगों को देना है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? का कृषि प्रसार, खा बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, गा पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, या घा तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण। तो बच्चों, ये 4 हमने बहुविकल्प दी हैं आपके सामने। प्रश्न आप पढ़ा एक बार देख लें कि कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, या तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर है वह है गा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित नहीं करना।
एकत्रित करना। आपको मैंने पाठ में पहले ही बताया था कि जो प्रकृति, वनस्पति जात और प्राणी जात के जो ह्रास के मुख्य कारण हैं उसमें कृषि प्रसार भी है, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं भी हैं और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। दूसरा प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? का संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, या घा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। प्रश्न को पढ़ा एक बार आप पढ़ लें। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, या वन जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है घा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। यह आपके दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए। इसके अलावा हम आपसे मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको आप मिलान करिए। निम्नलिखित प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व के बारे में आपको मेल करना है। यहां पौधे और जानवर की लिस्ट दी गई है, उसके बाद उनका अस्तित्व का वर्ग दिया गया है। आपको जानवर या पौधों के अस्तित्व के वर्ग के अनुसार आपका मेल करना है। पहला काला हिरण, एशियाई हाथी, अंडमानी जंगली शुअर, हिमालयन भूरा भालू, या गुलाबी सिरवाली बत्तख। आपको अस्तित्व वर्ग में लिखिए लुप्त, दुर्लभ, संकटग्रस्त, सुवेद और स्थानीय। तो काला हिरण का जो मेल है वह है संकटग्रस्त। तो काला हिरण जो है वह क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। दूसरा जो एशियाई हाथी है यह सुवेद है। तीसरा अंडमानी जंगली सुअर है, वह स्थानिक है। और हिमालय भूरा भालू यह दुर्लभ प्रजाति का अंतर्गत आता है। और गुलाबी सिरवाली बत्तख यह लुप्त हो चुकी है। तो बच्चों, आप इस अध्याय का संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। आप इसको पुनः एक बार रिवाइज कर लें। आपको हम अगले वीडियो में लेसन 3 ज्योग्राफी का पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।